दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे पर अगर कोई एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका, इजराइल और पूरे खाड़ी देशों की नींद उड़ा रखी है तो वो है ईरान। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ईरान ताकतवर है या नहीं। असली सवाल ये है कि आखिर इतना ताकत आई कहां से ईरान के पास। क्योंकि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो यही ईरान एक ऐसा देश था जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, आर्थिक रूप से कमजोर था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अलग थलग पड़ चुका था। उसके आसपास जितने भी देश थे उनमें से ज्यादातर या तो उससे नफरत करते थे या फिर अमेरिका के इशारों पर चलते थे। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कुवैत, ये सभी देश अमेरिका के करीबी थे और ईरान को एक खतरे के रूप में देखते थे। ऐसे में ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वो अकेले इन सबका सामना कर सकता है? साथियों, जवाब था बिल्कुल नहीं। उसे जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो सामने से साथ न दे लेकिन पीछे से उसे इतना मजबूत बना दे कि वो खुद खड़ा हो सके। और यहीं से इस कहानी में एंट्री हो जाती है चीन। साथियों, चीन एक ऐसा देश जो सीधी लड़ाई कम और दिमाग से खेल ज्यादा खेलता है। वो सामने से दोस्ती का दिखावा नहीं करता लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे कदम उठाता है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल देते हैं। चीन ने भी यही किया। उसने सीधे ईरान को हथियार नहीं दिए, उसने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वो ईरान के साथ है, लेकिन उसने वो सब कुछ दिया जो किसी भी देश को अंदर से मजबूत करने के लिए जरूरी होता है। टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और सबसे अहम चीज रणनीति। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी था दोस्तों, क्योंकि अमेरिका पहले से ही ईरान के खिलाफ था और उसने दुनिया को साफ चेतावनी दे रखी थी कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा उस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके बावजूद चीन पीछे नहीं हटा। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो सीधा नहीं था लेकिन बेहद चालाक और खतरनाक जरूर था। उसने सीधे मदद करने की बजाय दूसरे देशों का सहारा लिया। उसने सामान के छोटे छोटे हिस्से में बांटकर, यानी कि मिसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग नामों से अलग अलग देशों के जरिए ईरान तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुनिया को लगा कि ये सामान्य व्यापार है लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा खेल था। धीरे धीरे बिना किसी को शक हुए ईरान के पास वो सब कुछ पहुंचने लगा जिससे वो अपने खुद के हथियार बना सकता था। और यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ, क्योंकि जब कोई देश खुद हथियार बनाना सीख जाता है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। और यही हुआ ईरान के साथ। ईरान ने धीरे धीरे खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करनी शुरू कर दी, ड्रोन बनाना शुरू कर दिया और अपनी सैन्य ताकत को उस स्तर तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भी कई देशों ने नहीं की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि चीन सिर्फ टेक्नोलॉजी देकर नहीं रुका। उसने इस पूरे खेल को एक ऐसी दिशा दी जिसने आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े देशों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी दोस्तों कि यह सब कुछ इतना चुपचाप हुआ कि जब तक दुनिया को समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ पैसा का खेल था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छुपी हुई थी? और क्या इस पूरे खेल में अमेरिका, खासकर ट्रंप, सच में खतरे में आ गए थे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है वो दौर जब पहली बार ईरान और उसके दुश्मनों के बीच असली युद्ध शुरू हुआ था। साथियों, अब कहानी पहुंच चुकी थी उस मोड़ पर जहां सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि असली युद्ध शुरू होने वाला था। अब मैं बात करने जा रहा हूं साल 1980 के दशक की। साथियों, साल था 1980 और अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया। इराक, जो उस समय एक मजबूत सैन्य शक्ति माना जाता था, उसने बिना किसी बड़ी चेतावनी के ईरान पर हमला कर दिया। यह सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था बल्कि दो विचारधाराओं, दो ताकतों और दो अंतरराष्ट्रीय खेमों की टक्कर थी। एक तरफ था ईरान जो अभी अभी अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ था इराक, जिसे उस समय कई बड़ी ताकतों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा था। इराक का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने भी एक अलग ही खेल खेला। अमेरिका, जो ईरान को पहले से ही एक बड़ा खतरा मानता था, उसने इराक को हथियार और समर्थन देना शुरू कर दिया। यानी जो देश एक दूसरे के दुश्मन थे वो भी इस युद्ध में अपने अपने फायदे के लिए चाल चल रहे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ अब सोचिए, एक तरफ इराक को अमेरिका जैसे देश से हथियार मिल रहे थे और दूसरी तरफ ईरान लगभग अकेला खड़ा था। ऐसे में ईरान के पास एक ही विकल्प था, वो था चीन।
ईरान ने चीन की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया और यहीं से शुरू हुआ चीन का असली खेल। चीन ने ना तो खुलकर किसी का साथ दिया और ना ही खुद को इस युद्ध में शामिल दिखाया, लेकिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा फायदा दिलाया। चीन ने दोनों देशों को हथियार बेचना शुरू कर दिए। यहाँ आती है दिलचस्प बात दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ वो ईरान को हथियार दे रहा था और दूसरी तरफ उसी समय वो इराक को भी हथियार सप्लाई कर रहा था। यानी एक ही देश के बनाए हथियार दोनों तरफ से एक दूसरे पर दागे जा रहे थे। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। इधर से ईरान मिसाइल छोड़ रहा है, इधर से इराक मिसाइल छोड़ रहा है। वो दोनों मिसाइलें कौन किसकी हैं? चीन की। और दोनों चीनी मिसाइल एक दूसरे से टकरा जाती हैं और वहीं ब्लास्ट हो जाती हैं। साथियों, इसी वजह से चीन ने इस युद्ध को एक मौके के रूप में देखा, पैसा कमाने का, प्रभाव बढ़ाने का और बिना सीधे शामिल हुए ताकत हासिल करने का। और यही वजह थी कि यह युद्ध करीब 8 साल तक चलता रहा। इस दौरान दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन एक देश ऐसा भी था जो लगातार फायदा उठा रहा था और वो था चीन। मैं आपको बता ही चुका हूं। साथियों, इस पूरे युद्ध के दौरान चीन ने न सिर्फ हथियार बेचे बल्कि धीरे धीरे ईरान को समझना भी शुरू कर दिया। उसने ये देखा कि ईरान में क्षमता है लेकिन संसाधनों और तकनीक की कमी है, और यही से चीन ने अपना अगला कदम प्लान किया। उसने सोचा कि अगर ईरान को सिर्फ हथियार बेचने की बजाय उसे खुद हथियार बनाने की ताकत दे दी जाए तो ये सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा साथी बन जाएगा जो भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि अब अमेरिका पूरी तरह से इस खेल को समझने लगा था। अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, और इसी डर की वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर हर तरीका अपनाया गया ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। 1980 से ही, और आज भी अमेरिका कर रहा है। लेकिन अमेरिका को शायद ये अंदाजा नहीं था कि जिस देश को वो रोकने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे अब एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जो सीधे सामने नहीं आता, लेकिन हर चाल शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह चलता है, और वो खिलाड़ी था चीन। अब कहानी यहां से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अब सिर्फ हथियारों का खेल नहीं था, अब खेल था टेक्नोलॉजी का, चालाकी का और पूरी दुनिया को बिना बताए गेम बदलने का। अब तक जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होने वाला था। जहां युद्ध के मैदान से ज्यादा खतरनाक था पर्दे के पीछे चल रहा खेल। अमेरिका ने ईरान को रोकने के लिए आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों की बारिश कर दी थी। दुनिया के कई देशों को चेतावनी दे दी गई थी कि अगर किसी ने भी ईरान की मदद की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देशों ने ईरान से दूरी बना ली, लेकिन एक देश ऐसा भी था जिसने दूरी बनाने की बजाय और भी ज्यादा करीब आने का फैसला लिया। आपको पता ही है, चीन। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार चीन खुलकर नहीं बल्कि छुपकर खेल रहा था। उसने सीधी सप्लाई बंद कर दी, लेकिन असली मदद यहीं से शुरू हुई। चीन ने अपने प्लान को बदल दिया। अब वो हथियार सीधे नहीं भेज रहा था, बल्कि उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग नामों से अलग अलग देशों के जरिए भेजना शुरू कर दिया। कोई पार्ट पाकिस्तान के जरिए भेजा गया, कोई किसी और देश के जरिए, और कोई सामान ऐसा था जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये आगे चलकर मिसाइल का हिस्सा बनने वाला है। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था, और यही चीन की सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी चालाकी, धीरे धीरे ईरान के पास वो सभी जरूरी चीजें पहुंचने लगी जो किसी भी आधुनिक हथियार को बनाने के लिए जरूरी होती है। गाइडेंस सिस्टम, रॉकेट फ्यूल, कंट्रोल यूनिट्स, सब कुछ अलग अलग रास्तों से पहुंच रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान ने अपनी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। दुनिया हैरान रह गई, सवाल उठाने लगी, आखिर एक ऐसा देश जो कुछ साल पहले तक तकनीकी रूप से कमजोर था, वो अचानक इतनी एडवांस मिसाइल कैसे बना सकता है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के दिमाग में सिर्फ एक ही शक था जिसके पीछे चीन का हाथ है, लेकिन सबूत, कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि चीन ने अपना काम इतनी सफाई से किया था कि वो कहीं भी सीधे जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज बहुत साफ दिखाई देती थी
ईरान की जो मिसाइल थी उसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी चीन की C-802 मिसाइल से लगभग मिलती जुलती थी। फर्क सिर्फ रंग और नाम का था, यानी तकनीक वही थी, बस पैकेजिंग बदल दी गई थी। और यही चीन का मास्टर स्ट्रोक था। उसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी दी बल्कि ईरान को यह भी सिखा दिया कि उसे कैसे छुपाना है, कैसे दुनिया को भ्रम में रखना है। अब ईरान सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, वो खुद हथियार बनाने वाला देश बन चुका था। और जब कोई देश खुद अपने हथियार बनाना सीख जाता है तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह थी कि आने वाले सालों में ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और कई तरह के आधुनिक हथियार बनाने शुरू कर दिए। और ये सब कुछ हो रहा था अमेरिका की आंखों के सामने, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि इस खेल में कोई साफ दुश्मन नहीं था। सब कुछ छिपकर हो रहा था और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा था? क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का खेल था या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना थी? और अगर ये योजना थी तो उसका अगला कदम क्या होने वाला था? क्योंकि अब तक चीन ने ईरान को सिर्फ मजबूत किया था, लेकिन अब वो इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा ये देखना बाकी था। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती, जहां सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति दांव पर लगने वाली थी। अब तक खेल सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी तक सीमित था, लेकिन अब कहानी उस स्तर तक पहुंच चुकी थी दोस्तों, जहां पूरी दुनिया की नींद उड़ने वाली थी। क्योंकि जब किसी देश के पास मिसाइल, ड्रोन और एडवांस हथियार आ जाते हैं तो अगला कदम क्या होता है? परमाणु ताकत। और यही वो मोड़ था जहां से अमेरिका की असली टेंशन शुरू हो जाती है। ईरान जो अब तक खुद को सिर्फ बचाने के लिए मजबूत बना रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी नजर परमाणु कार्यक्रम की तरफ घुमानी शुरू कर दी। साल 1990 के बाद ही ईरान ने यूरेनियम पर काम तेजी से शुरू कर दिया था। बाहर से देखने पर यह कहा गया कि यह सिर्फ ऊर्जा उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। रिपोर्ट्स आने लगी कि ईरान जमीन के नीचे गहरे बंकर बना रहा है, ऐसी साइट्स बना रहा है जो सैटेलाइट से भी आसानी से नजर नहीं आती। नतांज, फोर्डो और अराक, ये वो नाम थे जो धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगे। और जैसे ये खबर बाहर आई, अमेरिका और पश्चिमी देशों की टेंशन कई गुना बढ़ गई। उन्हें साफ समझ में आने लगा था कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। और इस बार मामला सिर्फ ईरान बनाम उसके पड़ोसी देशों का नहीं रहेगा, बल्कि ये सीधा सीधा अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसी डर के चलते अंतरराष्ट्रीय एजेंसी IAEA को ईरान की जांच के लिए भेजा गया। जांच में कुछ ऐसे संकेत मिले जिससे शक और गहरा हो गया। ईरान ने दावा किया कि वो सिर्फ ऊर्जा के लिए यूरेनियम को शुद्ध कर रहा है, लेकिन सवाल ये था कि अगर ऐसा है तो ये काम जमीन के नीचे इतनी गुप्त तरीके से क्यों किया जा रहा है? आखिर इतनी बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड सुविधाओं की जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका को अब यकीन हो चुका था कि मामला सिर्फ ऊर्जा का नहीं है और यहीं से शुरू हुआ प्रतिबंधों का असली दौर। साथियों, अमेरिका ने एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगाए। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य प्रतिबंध, व्यापार पर रोक, यहां तक कि दूसरे देशों को भी चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने ईरान के साथ व्यापार किया तो उन्हें भी सजा मिलेगी। कहा जाता है कि ईरान पर 2000 से ज्यादा तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। मकसद साफ था, ईरान की कमर तोड़ना, ताकि वो आगे बढ़ ही ना सके। लेकिन यहाँ एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, वहीं चीन अभी भी उसके साथ खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो इस बार चीन और भी ज्यादा सावधानी से खेल रहा था। उसने सीधे सपोर्ट करना कम कर दिया, लेकिन पीछे से मदद जारी रखी। उसने फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, खासकर हांगकांग जैसे क्षेत्रों में, जहां से वो सामान और टेक्नोलॉजी को एक आम व्यापार के रूप में दिखाकर भेज सकता था। यही नहीं दोस्तों, चीन ने ईरान को सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तक की पहुंच दी, जिससे ईरान की मिसाइलों की सटीकता कई गुना बढ़ गई। अब ईरान सिर्फ ताकतवर नहीं रहा था, वो खतरनाक भी हो चुका था। और यही वो समय था जब अमेरिका के अंदर राजनीतिक हलचल भी तेज होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता खुलकर ईरान के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने और सख्त कदम उठाए, नए प्रतिबंध लगाए और यहाँ तक के सैन्य कार्रवाई की भी चेतावनी दी। लेकिन सवाल यह था, क्या अब बहुत देर हो चुकी थी?
क्योंकि जिस ईरान को रोकने की कोशिश की जा रही थी वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके पीछे अब एक ऐसी ताकत खड़ी थी जो खुद सामने नहीं आती, लेकिन हर कदम पर उसका असर दिखाई देता है, और वो है चीन। अब खेल उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध में बदल सकती थी, और यहीं से कहानी और भी खतरनाक होती है, क्योंकि अब ये सिर्फ ईरान या अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई थी। अब ये ग्लोबल पावर गेम बन चुका था, जिसमें हर देश अपने फायदे के हिसाब से चालें चल रहा था। अब तक आपने देखा कि कैसे चीन ने ईरान को धीरे धीरे ताकतवर बनाया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिर चीन को इससे क्या फायदा मिल रहा था। अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कोई भी देश बिना अपने फायदे के इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, और यहीं पर इस कहानी का सबसे खतरनाक सच सामने आता है। चीन का ये पूरा खेल सिर्फ दोस्ती या समर्थन का नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। पैसा कमाने की रणनीति, ताकत बढ़ाने की रणनीति, और दुनिया के पावर बैलेंस को अपने हिसाब से बदलने की रणनीति। सबसे पहला फायदा था तेल। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से वो खुलकर तेल नहीं बेच पा रहा था। ऐसे में चीन ने मौका देखा और सस्ते दामों पर दुनिया में से तेल खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया जहां ईरान से दूरी बना रही थी, वहीं चीन उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया, और यही वजह थी कि चाहे कितने भी प्रतिबंध लग जाएं, ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटी, क्योंकि पीछे से चीन उसे सहारा दे रहा था। दूसरा फायदा था हथियारों का व्यापार और टेक्नोलॉजी का विस्तार। चीन ने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों को भी हथियार और टेक्नोलॉजी दी, लेकिन ईरान उसका सबसे खास प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि ईरान के जरिए चीन पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था। अगर ईरान मजबूत होता है तो वो बाकी खाड़ी देशों के लिए एक चुनौती बनता है, और जब बाकी देश डरते हैं तो वो भी हथियार खरीदते हैं। यानी एक तरफ से चीन दोनों तरफ से फायदा उठा रहा था। तीसरा और सबसे खतरनाक फायदा था रणनीतिक पकड़। चीन जानता था कि अगर उसने मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बना ली तो वो भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, और इसके लिए उसे एक ऐसे देश की जरूरत थी जो वहां उसका साथ दे सके। ईरान इस काम के लिए बिल्कुल सही था, मजबूत, आक्रामक और अमेरिका के खिलाफ खड़ा। अब यहाँ एक और बड़ा किरदार सामने आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान इस पूरे खेल में एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया, यानी चीन से जो भी सामान सीधे ईरान नहीं बेच सकता था, वो पहले पाकिस्तान पहुंचता और फिर वहां से अलग अलग तरीकों से ईरान तक पहुंचाया जाता। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रांजिट का काम नहीं किया, उसने खुद भी इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान की कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ईरान और चीन दोनों का प्रभाव रहा है। यानी ये एक ऐसा नेटवर्क बन चुका था जिसमें तीनों देश एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे, और यही इस खेल को और खतरनाक बनाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं थी, अब ये एक पूरा गठजोड़ बन चुका था। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, और दूसरी तरफ ये नेटवर्क चीन, ईरान और कहीं ना कहीं पाकिस्तान साथ था, और ये सब कुछ हो रहा था बिना किसी आधिकारिक घोषणा के, बिना किसी खुले गठबंधन के। यही इस खेल की सबसे बड़ी खासियत थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ अमेरिका को नजर नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था दोस्तों, लेकिन समस्या ये थी कि सबूत नहीं था अमेरिका के पास, और बिना सबूत के कोई भी देश सीधे एक्शन नहीं ले सकता। यही वजह थी कि अमेरिका बार बार चेतावनी देता रहा, प्रतिबंध लगाता रहा, लेकिन इस नेटवर्क को पूरा तरह तोड़ नहीं पाया। और इस दौरान चीन लगातार अपना खेल खेलता रहा, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीके से। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक ताकत बन चुका था, और इस ताकत के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो था चीन का। लेकिन अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है दोस्तों, क्योंकि जब ताकत एक स्तर से ऊपर पहुंच जाती है तो उसका इस्तेमाल जरूरी होता है, और जब ये ताकत इस्तेमाल होती है तो उसके परिणाम पूरी दुनिया को हिला देते हैं। अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ सवाल नहीं बचे बल्कि जवाब भी डराने लगे हैं, क्योंकि जिस खेल की शुरुआत सालों पहले चुपचाप हुई थी, आज उसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ईरान अब वो देश नहीं रहा जो कभी चारों तरफ से घिरा हुआ था, कमजोर था और अकेला था। आज वही ईरान खड़ा है, सीना तान कर, अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर। लेकिन असली ताकत सिर्फ ईरान की नहीं है, असली ताकत उस रणनीति की है जो उसके पीछे खड़ी है, चीन की रणनीति। चीन ने जो किया वो सीधे युद्ध नहीं था,
लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसने बिना गोली चलाए, बिना युद्ध किए अपने दुश्मनों को कमजोर करने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने एक ऐसा खिलाड़ी तैयार कर लिया जो उसके लिए मैदान में उतरकर लड़ रहा था, और वो खिलाड़ी था ईरान। अब सवाल यह है, क्या ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हालात अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ये साफ संकेत मिलता है कि टकराव कभी भी खुलकर सामने आ सकता है। खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर खतरा मंडरा रहा है और ईरान लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के नेता, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, खुलकर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर गए तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अब भी इस खेल को रोक सकता है या फिर बहुत देर हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताना, क्योंकि जिस ईरान को रोकने की कोशिश की जा रही है वो अब सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीतिक सपोर्ट सिस्टम के साथ खड़ा है। उसके पास मिसाइल है, ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे एक ऐसा देश है जो सीधे सामने नहीं आता, लेकिन हर साल में, हर चाल में शामिल होता है, हर वक्त, हर समय चीन। और वो है दोस्तों चीन। चीन का एक मकसद साफ है, सीधे टकराव से बचना, लेकिन अपने दुश्मनों को कमजोर करना, और इसके लिए वो हर वो तरीका अपना रहा है जो उसे फायदा पहुंचा सके। चाहे वो सस्ता तेल खरीदना हो, चाहे टेक्नोलॉजी देना हो, या फिर पर्दे के पीछे से पूरे खेल को कंट्रोल करना हो। लेकिन इस खेल का पूरा एक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब ताकत का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे दुनिया को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। हर देश देख रहा है कि अगला कदम क्या होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, और सबसे अहम, क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? अब ये फैसला आने वाले समय के हाथों में है। लेकिन एक बात तो तय है, जो खेल शुरू हुआ था वो अब अपने चरम पर है, और इसका असर आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चीन और ईरान की ये रणनीति सही है, या फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।